All right. Hi. Perfect. Very good evening. कुछ नाम दिख जाए तो उसके बाद बात शुरू, वरना खैर अकेले बात करने की प्रॉब्लम हम आरजेस को नहीं होती है। ये हमें आदत है, लेकिन ओके। हाय सुमंती अय्यर। हेलो मिस्टर सोलंकी। रहमान खान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। शमंतवा खातून, ओके। विनय तोमर, सूरज, क्यूटेस्ट मुंडा, मिस्टर सोलंकी, आशीष, ओके, यानी हैं लोग। ओके, दिलीप भी हैं, ओके, यानी हैं लोग, बात शुरू की जा सकती है। जो भी 2 ढाई एक्सपीरियंस मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक किए हैं, मेरी लाइफ की मैं अगर बात करूं, तो उसमें मैंने दो दो शब्दों को बहुत समझा है, गहराई से समझा है। और एक है म्यूज़िक, और ये बात समझी है मैंने कि म्यूज़िक की पावर सिर्फ आपके फेवरेट गाने तक नहीं है, उसकी पावर बहुत आगे तक है। मैजिक हो सकता है इस म्यूज़िक के साथ। और दूसरा वर्ड है होप, उम्मीद। और आज मैं जिनके साथ इंस्टा लाइव होने वाली हूँ, वो इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन प्लस हार्मनी, यस, ये एक कॉम्बिनेशन आज आपके लिए लेकर आने वाले हैं। मैं होने वाली हूँ लाइव अवार्ड विनिंग म्यूज़िक कंपोज़र हमारे इंडिया के, वो जो बाकी कंपोजर्स के मुकाबले मैं इतना कहूँगी कि कम सुनाई देते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो एक सुकून देकर जाते हैं। मैं आज इंस्टा लाइव होने वाली हूँ शांतनु मोइत्रा के साथ, यस। और एक गुड न्यूज़ है उनके लिए। न्यूज़ ये है कि वो उन्हें हाल ही में इंडियाज़ ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WWF का, फॉर हार्मनी एंड होप, जो विच विल फोकस ऑन अ को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ। अब ये कैसे होगा, न्यूज़ तो मैंने पढ़ी, लेकिन एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं इसमें वो, और इसका विजन क्या है, ये तो उनसे पूछेंगे ही। देन मैं बीच बीच में चेक करूँ कि कहीं वो आए तो नहीं, वरना यू नो। हाँ, मैं कहाँ थी? सो यस, ये होगा एक रीज़न कॉन्वर्सेशन का। ऑफ कोर्स गुलाबो सिताबो उनकी लेटेस्ट रिलीज, उसके बारे में बात होगी। किसी गाने की कहानी जानेंगे यार, हर गाने की कहानी होती है, वो होगी। एंड एक और जो बड़ा रीज़न है वो है कि आज आप समझ पाएंगे कि कैसे शांतनु मोइत्रा हैं हमारे गैंग्स ऑफ पंचमपुर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा। यस, ये जब उनसे बात शुरू होगी तब मैं आपको बताऊंगी। ओके, अभी आप हाय हेलो थोड़ा और कर लें। और अगर यहाँ शांतनु की टीम से कोई है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सर को ज़रा बताया जाए। ओके, ही इज़ हियर, लेट मी जस्ट चेक। यस, हाय, गुड इवनिंग सर, हाँ, कैसे हैं? नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है काफी काफी टाइम बाद आपसे बात हो रही है, उससे बात होती बहुत भी है दिन तो के आप बाद। जी, और आप कंजूसी कर जाते हैं मिलने में, मिलते हैं नहीं, फोन पर ही बात करके। बहुत अ, कम मुलाकात होती है आपसे, तो चलिए वर्चुअल ही सही, मुलाकात तो हुई। जी, तो जैसे मैं जो लोग जुड़े थे उन लोगों को मैं बता रही थी कि रीजंस बहुत सारे हैं आज इस वर्चुअल मुलाकात के, लेकिन सबसे पहले कंग्रेचुलेट, मैंने न्यूज़ पढ़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये न्यूज़ लगी कि आपको इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WWF फॉर हार्मनी एंड होप, फॉर को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। सुनने में करेक्ट। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे जरा समझाइए ये क्या है। जब हम सड़क में हम्म। कोई कुत्ता देखते हैं तो हम्म। हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि इसको पत्थर से मारे। ओके, और पत्थर से सबसे नहीं मारना। हाँ, 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 ऑब्वियसली या एक 1.5 बिलियन पीपल में सब नहीं कर सकते ये। या बट राइट। बट एवरेज इज बेसिकली इंस्टिंक्ट होता है बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल विद अदर एनिमल्स। एक्चुअली हम हम्म। बाकी इंसानों से भी कंफर्टेबल नहीं है, पर उनको झेलना हम्म। पड़ता है। बट हम्म। एनिमल्स तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हम्म। ये इंस्टिंक्ट नहीं करके अगर उनके साथ
मिलके रह सकते हैं, तो आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रीट डॉग्स आर अमेजिंग स्कैवेंजर्स। जितने भी, जैसे हम हमारे जो 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 गंध होते हैं जिससे एक्चुअली वायरस फैलता है, एक्चुअली डॉग्स हेल्प रिमूविंग दो स्कैवेंजर्स। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। यस दूसरा है यस। फॉर एग्जांपल सुंदरबन में, वहां पे रॉयल बंगाल टाइगर है, सबको पता है। तो नेचुरली इंस्टिंक्ट है कि अभी हम अब छिपकली कॉकरोच देख के हम मारने को दौड़ते हैं, तो सोचिए अगर आपके सामने अगर शेर आ जाए तो आप क्या करोगे। सो बट ये सुंदरबन एक कमाल का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे इनको समझाया गया है कि अगर कोई टाइगर दिखता है जो एनक्रोच हो गया है जहां पे इंसान रहते हैं, तो ये बिना मार के वहां पे वो लोग आवाज करते हैं, ताकि बाकी सबको पता चले कि एक टाइगर आया हुआ है। और फॉरेस्ट रिजर्व से आते हैं टाइगर को एक खांचे में, फिर पिकअप करके फिर जंगल में छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रोसेस इज अ सिविलाइज्ड प्रोसेस, ना कि मैं बंदूक दांग के उसको दांग दूं। जी जी जी। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि साथ में रहने की सहनशीलता, इसी की बोलते हैं मैन एंड एनिमल्स का कोएग्जिस्टेंस। बिकॉज क्या है कि आई डोंट नो, हमने कभी ये सोचा है कि नहीं, कि अगर हमें लगता है कि सिर्फ हम ही रहेंगे यहाँ पे, तो बहुत जल्दी हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेस है, हमारा जो स्पीशीज है, वो कई 100 सालों तक जिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे साथ में पेड़ पौधे जन जानवर साथ में जिए, तभी हम जी सकते, नहीं तो हमारा चांस ही नहीं है। तो मेरा बेसिकली मेरा काम यही है कि मेरे माध्यम से, संगीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से मैं लोगों को बताऊं कि जरा भाई, ये जो गोला है जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बाकी लोग भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, उनके साथ रहना सीखो। खुशहाल में रहोगे, अच्छी तरह रहोगे, नहीं तो फिर कोरोना वायरस होगा। लेकिन देखिए, मैं वैसे बिल्कुल भी वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोरोना वायरस ने भले बहुत सारी चीजें ले ली हो, लेकिन एक चीज जो उसने दी है जनमानस को, वो ये है कि ये समझ दी है कि भाई तुम चाहे कितने ही इंसान होकर अपने पर कितना ही आगे वो कर लो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे बस में नहीं है, एंड वो है नेचर। उसे जब अपनी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम समझ आ गए। जैसे ही सब खुल जाएगा, हम बहुत जल्दी ये भूल भी जाएंगे। ये फितरत है हमारी, ये किसी की गलती नहीं है, हम बने ऐसे हुए हैं, हम भूल जाते हैं। अगर नहीं भूलते तो इतने सारे महायुद्ध हुए हैं, इतना महामारी हुआ है, हम कुछ सीख लेते, पर अभी तक सीखे नहीं है। तो मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि मैं बिल्कुल प्रार्थना करता हूं कि हम कुछ सीख जाएं, पर मुझे मैं थोड़ा डाउटफुल हूं। नो आई कैन अंडरस्टैंड। वो है, इस मामले में हमारी याददाश्त जो है ना, दुश्मनी इंसान मतलब भले बरसों बरसों चलाएंगे, लेकिन अच्छी वाली बातें जो वो दिमाग से कब फिसल जाती है पता नहीं चलता। ओके, ये बताइए मुझे शांतनु, मुझे इतना तो पता था कि आप नेचर से कनेक्टेड हैं, एंड ऑफ कोर्स हर म्यूजिशियन कहीं ना कहीं होता ही है, जो गहरा म्यूजिशियन है वो कहीं ना कहीं होता है। तो अगर मैं पंच तत्व की बात करूं, जो पंच तत्व है, उसमें कौन सा तत्व है जो जिसकी सबसे ज्यादा अधिकता आपको लगता है आप में है? वायु। वायु? क्यों? हाँ, एक खुलापन है इसमें, एक है पर दिखता नहीं है। मुझे ये कमाल लगता है कि इतना जरूरी है पर वो दिखता नहीं है। तो मतलब कि हमें लगता है कि जो चीज जरूरी है उसे दिखना चाहिए। तो मुझे ये वायु आपको ये उदाहरण देता है कि जरूरत नहीं है कि ये दिखे, पर उसका रहना और उसका प्रेजेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ही एहसास हो जाए काफी है, हर चीज दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर ऑप्शन दिया जाता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपको, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता कि आप इंसान ना होकर कुछ और हो सकते हैं, वो कोई जानवर हो सकता है, वो एक बरगद का बरसों पुराना खड़ा हुआ पेड़ हो सकता है, जैसे आपने कहा, वो हवा हो सकती है, पहाड़ हो सकता है, आप क्या होना चाहेंगे? मछली। मछली? कोई भी मछली हो, बिकॉज मुझे समुंदर, पानी, तैरना, डीप सी डाइविंग बड़ा पसंद है।
और मुझे लगता है कि ये जो बार बार मेरे को ऑक्सीजन टैंक लेके ऊपर आना पड़ता है सांस लेने के लिए, इससे अगर मुक्ति पा जाऊं और ऐसे ही अगर खुलापन घूमूं तो इट बी अमेजिंग। और इतना खूबसूरत है हमारे पानी के नीचे जो दुनिया है। इनफैक्ट जो ऑडियंस है यहाँ पे जो भी हैं, वो अगर कभी भी अपने लाइफ टाइम में ये डीप सी डाइविंग कर सके, एक अलग दुनिया खुल जाएगी। इट्स अमेजिंग। लवली। यहाँ सिद्धार्थ पी मल्होत्रा है और वो कह रहे हैं कि रानी प्लीज टेल शांतनु आई लव हिज वर्क एंड देयर इज अ सॉन्ग क्या ख्याल है, वन डे आई एम गोना यूज दैट फ्रॉम हिम एंड स्वानंद इन माय फिल्म्स। जवाब वंडरफुल। दीजिए। बहुत बढ़िया बात है। जवाब क्या, इसे यही, इसीलिए तो हम लोग जीते हैं, इसीलिए तो हम काम करते हैं, ताकि ऐसे कहो क्या ख्याल। क्या बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ये मेरे को भी याद है, मैं कोक स्टूडियो में मैंने ये गाना सुना था पैमोना और जेबिन हनिया का। और मैं स्वानंद कई बार बात की थी कि यार ये दो बड़े अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, और कहीं पता ऐसे इंस्टिंक्ट लग रहा था कि कहीं पे ये हमारे जैसे ही हैं शायद। और फिर ये जब प्रोजेक्ट आता है और हमें बताया जाता है कि ये इन दोनों आर्टिस्ट के साथ क्या आप काम करेंगे, तो हम बिल्कुल लपक गए। और काम करते करते इतनी खूबसूरत दोस्ती हुई है संगीत के बाहर भी। तो ये कहो क्या ख्याल है तो है ही एक गाने में स्वानंद ने कमाल का लाइन लिखा था, बट मोर इम्पोर्टेंटली हम चारों की जो दोस्ती है वो एक बहुत खूबसूरत जगह पे पहुंची है। लवली। तो अभी मुझे लग इसकी दो लाइनें, अगर दो लाइनें शब्द धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, रा 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 चंदा तारा, रा 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 कुछ आज यूं कर ले, कहूँ क्या ख्याल है। कुछ शब्द याद नहीं, बट ये क्या बहुत बात है, क्या खूबसूरत। इसमें एक बात ना एक बहुत अमेजिंग पार्ट, ऐसा क्या कर सकता हूँ जो सिंबल बने। एक चार लोग ऐसे ही बैठे हैं, उसका क्या एक सिंबल कर सकते हैं। और उसका सिंबल यही था कि हम जब कॉलेज में गाते थे हम लोग, तब तो कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो हम ताली बजाते थे। तो इस गाने में पूरा ताली के साथ ही पूरा चीज बनाया गया है। और वो आई थिंक इस सबसे खूबसूरत बात है इस गाने का, कि जो एक सिंपल सी बात होती है ताली, जो आप तब बजाते हैं छंद के साथ जब आपका लगता है कि मैंने बेशक मुझे गाना नहीं पता हो या मुझे गाना नहीं पता हो, पर ताली तो छंद में जरूर मार सकते हैं। तो वो जो एक बेसिक डिजायर होता है इंसान का कि मैं इस गाने के साथ ताली बजाऊं, वो हमने एक बेसिक सेंट्रल कैरेक्टर बनाया था इस संगीत का। एंड आई लव इट। वेल, आपके आने से पहले मैंने लोगों से कहा था कि आपके कुछ गानों की कहानी सुनेंगे, तो गुलाबों से ताबों से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप बहुत कम मिलते हैं शांतनु, आप मिलते नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमेशा अगर हमारा काम बात कर सकता है तो वो बेहतर है, बट मुझे पता है ये भी इंस्टाग्राम फेसबुक का दौर है, तो इसलिए मैं राजी हुआ आने के लिए। देखिए, गुलाबों से तबों का एक बहुत खूबसूरत, पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं और सुजीत कॉलेज के दोस्त हैं, एक्चुअली फुटबॉल के दोस्त हैं। फुटबॉल के ग्राउंड में हम दोनों की जो कभी अपने टीम में कभी किसी और में टीम में, तो वहीं से बने हैं। उसके बाद दोनों का करियर का शुरुआत एक साथ हुआ। वो उन्होंने वो एक्चुअली थिएटर में, किसी को पता नहीं है, सुजीत इनिशियली म्यूजिक देने का काम करते थे। जब प्ले चलता था कैसेट में म्यूजिक स्क्रॉल करके कहाँ पे ऑन करना है, कहाँ पे ऑफ करना है, कहाँ पे क्या करना है, लेवल्स क्या करना है, ये सुजीत करते थे। इसीलिए उनका म्यूजिक सेंस इतना स्ट्रांग है एक्चुअली सिनेमा में भी। उसके बाद वो कई साल तक सिद्धार्थ बासु के यहाँ पे ही वाज डूइंग मल्टी कैमरा सेटअप एंड ही इज एन अमेजिंग एडिटर एक्चुअली। तो ये क्विज टाइम कई सारे सुजीत ने किए हैं साथ में। तो अच्छा, ये सब जब वो कर रहे थे तब मैं नौकरी कर रहा था।
तो मुझे भी याद है जब मैं नौकरी वोकरी छोड़ दी, जब हो नहीं रहा था ये सब, तो मैं संगीत शुरू कर रहा था, तब 4-5 डॉक्यूमेंट्रीज हमने साथ में की थी, मैंने और सुजीत ने, एज एन एडिटर। वो एडिट करते थे कि शांतनु आके सर म्यूजिक कर दे। दिल्ली छोटा सा जगह था, छोटा सा जगह मतलब कि हमारे काम के लिए कई चंद लोग ही काम करते थे, तो उसमें से हम लोग ही थे। बाद में सुजीत स्टार्टेड वर्किंग विद प्रदीप सरकार। बट इत्तेफाक की बात यह है कि सुजीत सरकार की जिंदगी में जो कुछ माइलस्टोन्स हुए हैं, बड़ा कोइंसिडेंस में उनके सारे पहलों में मैं कहीं ना कहीं मैं मौजूद हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उनका पहला विज्ञापन जो उन्होंने डायरेक्ट किया था डेटॉल के लिए, उसका संगीत मैंने दिया था। उनका पहला म्यूजिक वीडियो जो था, वो गाना मेरा था, मन के मंजीरे, जिसके लिए उनको तो पहला उनका पहला काम था वो। मेरे को भी याद है, हम लोग सब बम्बई आए थे, स्क्रीन अवार्ड मिला था उनको। उनका जो पहला फीचर फिल्म था यहाँ, उसमें मैंने संगीत दिया था। तो आपको पता ही लग रहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हर बार जब उन्होंने कुछ पहला कुछ करने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा मैं साथ में रहा हूँ। इसीलिए क्या हो गया कि इतने सालों में अभी एक बहुत अच्छी एक तालमेल है, ट्यूनिंग है कि शायद उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ना तो मुझे कहने की जरूरत है। आंखों में हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि, या मैं समझ जाता हूँ कि उनको ये चाहिए। गुलाबो सुताबो का म्यूजिक मैं जब वो शूटिंग कर रहे थे उनके दौरान मैंने उनका थीम म्यूजिक करके दिया था। उन्होंने जस्ट एक लाइन का ही मुझे एक बताया था, पर मैं जानता था वो क्या कर सकते हैं। और लखनऊ मेरा शहर है, मैं लखनऊ में पला बड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ वो माहौल, मैं वो गलियां जानता हूँ, मैं वो कैरेक्टर्स जानता हूँ, मैं वो हवेलियां जानता हूँ। और तो जब म्यूजिक मैंने उनको दिया, मैं वो याद है वो शूटिंग में थे, वो बिल्कुल कैसे शांतनु ये तो बिल्कुल फिल्म के साथ जा रहा है। मैंने कहा ये तो ऊपर वाले की देन है, बट मुझे तो स्क्रिप्ट भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर, मिर्जा का कैरेक्टर पे मैंने एक्चुअली बनाया था ये थीम। फिर फिल्म एडिट हो गया, फिर मैंने लगाना शुरू किया। मुझे ये बिल्कुल तय था कि मेरे को कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या प्रोग्राम म्यूजिक या कीबोर्ड नहीं चाहिए। ये लखनऊ है, लखनऊ में सब कुछ ऑर्गेनिक है। लखनऊ का आटा ऑर्गेनिक है, लखनऊ की जलेबियां, खस्ता कचौड़ी, वो गलियां, सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो मैं संगीत कैसे कीबोर्ड से बजा के कर सकता हूँ? तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूं कि इस पिक्चर के लिए अलाउ किया गया कि मैं एक्चुअली कुछ भी कर सकता था इसमें। तो सारे फोक इंस्ट्रूमेंट, खमोक, दोतारा, हारमोनियम, सारंगी, सब कुछ बिल्कुल लाइव जैसे पहले जमाने में करते थे वैसे हमने किया। और उसका एक और ये फिल्म का जो मजा ये है कि मैं कोई कैरेक्टर के लिए म्यूजिक नहीं दे रहा था, या मैं सिर्फ उस हवेली के लिए म्यूजिक दे रहा था। क्या मुझे ये लग रहा था कि ये हवेली देख रहा है, हवेली देख रहा है कि क्या हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है, कौन किसके लिए क्या कर रहा है। इसलिए एंड में जब वो सब छोड़ के चले जाते हैं ना, एक कहीं पे एक सूनापन हवेली को भी बुरा लगता है कि यार जैसे थे लोग थे कमाल। और जब वो हैप्पी बर्थडे वाला सीन होता है एंड में, जब नया आता है, ले लोग आते हैं, शान शौहरत है, पर कहीं हवेली उदास है, वो कैरेक्टर्स मिस करता है वो। तो आई थिंक दैट इज व्हाट आई स्कोर्ड फॉर। एक एंड में एक सारंगी पीस आता है जो इंडिया के वन ऑफ द प्रीमियर, बहुत खूब बजाते हैं, मुराद अली उन्होंने बजाया था। वो धीरे धीरे खाली हो रहा है हवेली और वो सारंगी घुस रहा है अंदर, और फिर वो चले जाता है और नया पहलू देता है, नए लोग आते हैं, पर वो नहीं होता। वो मिर्जा नहीं है, वो आयुष्मान कैरेक्टर नहीं है, वो टेनेंट्स नहीं है, कुछ और है, पर ये नहीं है। well, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं सुजीत से बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि सर इस फिल्म में सिर्फ हवेली की हैप्पी एंडिंग हुई थी। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव था। हाँ, मुझे नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि हवेली की हैप्पी एंडिंग हुई। मुझे लगा कि हाँ, नाप तोल की दुनिया से हाँ हुई, पर रूह के दुनिया से नहीं हुई। क्योंकि वो टूट जाती, वो मॉल बन जाती,
या फिर वो अपनी पहचान खो देती है उन फ्रैक्चर्ड। लोगों की वजह से। हाँ, वो और हवेली फिर रह गई। ये स्मॉल टाउन की खासियत, हाँ स्मॉल टाउन की हाँ खासियत क्या होती है कि कोई परफेक्ट नहीं है, पर उसमें ही मजा हाँ है। बड़े शहर का प्रॉब्लम है सब परफेक्ट है, पर हाँ। खाली है। यही यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था इस फिल्म में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो वो तो गाना नहीं सुनाएंगे ना वैसा कुछ भी? मैं बहुत ही कम गाता हूँ, मैं इसीलिए आई नो, कंपोजर इसलिए बना तो था कि मैं मैंने कहा। गवाऊं। अच्छा, यहाँ मनाली है, वो पूछ रहे हैं आपसे, एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें हाँ बताएं कि कैसे वो हाँ। अपनी वॉइस हाई पिच कर सकती हैं। अ, मुझे वो क्या, मुझे लगता है क्या समझा रही हैं कि मैं ऊंचे के नोट्स कैसे छू सकता हूँ, क्योंकि शायद। हाई पिच करना, मैं पूछता फिर उनको क्यों क्यों हाई पिच करना चाहती है भाई, अच्छी अच्छी सी आवाज है। पर मुझे लगता है रेंज की बात कर रहे हैं कि मैं ऊंचे के नोट्स कैसे छू सकती हूँ। तो हम्म उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जब आप रियाज करें तो अपने कंफर्टेबल स्केल में मत करिए। तो हम्म अगर अगर सपोज गाना है कि ये गुलाबो सदा कोई गाना है, कौन सा? ओ लेके आयो जग से क्या लेके जाएगा, ओ सपोज ये है, तो आप जब हम्म रियाज करेंगे तो ऊपर के क्या लगने आएगा वो ना ना ने ना है ना, ओ ना ना ना, तो ये अनकंफर्टेबल है। बट बिकॉज आवाज जो है वो रबर बैंड है, जितना आप उसको हम्म आप पुश करेंगे वो उतना आपको देता रहेगा, जितना आप कंफर्ट में करेंगे वो उतना कंफर्टेबली रहेगा। तो रियाज के हम्म समय उसको जरा पुश करिए। हम्म। ओके, सो देखिए, मैंने मतलब सवाल के बहाने 2 लाइनें तो गवा ही ली। आपको आपके नहीं कंफर्ट जोन मैंने से निकाल लिया। मैं मैंने गाया ताकि आपको ना लगे कि मैंने नहीं गाया। ओके, सो गुलाबों सितारों की तो बात होगी। एक मैं शो देख रही थी सर, ये इस पर एमएक्स प्लेयर पर, टाइम्स ऑफ म्यूजिक, एंड उसके एंड क्रेडिट्स में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। जी वो एक्चुअली उन्होंने शायद 30 कंपोजर्स के साथ ये शो किया है, बीस बहुत बीस खूब। कंपोजर्स हैं शायद, 20, 20। हाँ हाँ हाँ। हाँ बहुत बहुत ब्यूटीफुल शो है, उन्होंने पेयर्स बना रखे हैं, हाँ। दो दो के। हम्म तो मेरे साथ अमान मलिक है। हम्म तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम जब हम्म, सो कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा गाना उन्होंने किया है जी अपने जी। तरीके से, और उनका हाँ। गाना मैंने किया अपने तरीके से, और फिर हम्म विशाल विशाल ददलानी के साथ एक गुफ्तगू है, एक मैंने देखा, वार्तालाप वो है तीन बैठ के। एपिसोड्स आए हैं, और ये 3 एपिसोड्स आए हैं। और मजे की बात ये होती है कि बहुत रेयरली ऐसा मौका मिलता है कि कंपोजर्स कैमरा के हम्म सामने आके बात करे। मुझे तो खास वैसे शौक भी नहीं है, पर अगर 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 है भी तो बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या सोच थी, और दो कंपोजर जब बैठ के बात करते हैं तो बड़ा हम्म इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होता है। और इस शो में बड़े हम्म। दिग्गज दिग्गज लोग हैं, हमारे बापिदा हैं, प्यारेलाल जी आनंद जी हैं, हैं, आनंद जी लक्ष्मीकांत परल जी, हैं हाँ। जी। तो ये इट्स एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग टू या सी दैट। वो सेट का माहौल बहुत खूबसूरत था, बड़े म्यूजिशियन दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल शो एक्चुअली। या मेरे मैं सर, मैंने वो शो देखा, जैसे आया था वैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जितने भी लोग म्यूजिक से जुड़े हैं वो बता रहे थे कि कुछ नया आया है। तुमने रियलिटी शोज के नाम पर बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन ये नया है। तो हाँ, वो नया पाने, जैसे फॉर मी आई वाज वेरी हैप्पी टू सी प्यारे लाल जी स्टेज पर इन एक्शन। मैंने उन्हें स्टेज बिल्कुल। पर बहुत देखा है, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो स्टेज पर आते हैं, फिर उनके पांव छुए जाते हैं, फिर आप कितने महान हैं, ये सारी फॉर्मेलिटी करके फिर उन्हें भेज दिया जाता है। मैंने मैंने उन्हें जब एक्शन में देखा, वो मैं काम कर बता रही रहे हूँ, थे, मुझे करेक्ट। गूज, हाँ मुझे गूज बम्स आ रहे थे। एंड जिस तरह से ये 2 अलग-अलग एरास के म्यूजिशियंस म्यूजिक डिस्कस कर रहे थे, मुझे तो सिर्फ सुनना आता है, मतलब म्यूजिक के बारे में और नहीं पता, सिर्फ सुनना जानती हूँ। बट वो बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो यस, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर एपिसोड। बट एक चीज जिसके लिए मैं वेट कर रही थी, और हम सब वेट कर रहे हैं, इट्स 27 जून, विच इज पंचम दास बर्थडे। एंड मुझे याद आ रहा है कि आप, और इस पूरे कैंपेन को हमने सर एक नाम दिया है, विच इज कॉल्ड गैंग्स ऑफ पंचमपुर। स्वैग वाला नाम है। तो आप इस गैंग में हैं, क्योंकि परिणीता परिणीता के लिए मुझे याद है कि आपको जो अवार्ड मिला था, एक अवार्ड मिला था, विच वाज आरडी अवार्ड।
राइट? आर डी बर्मन फिल्मफेयर अवार्ड, करेक्ट। यस यस यस, तो आप तो हैं इस गैंग में, तो आपका तो बनता है उनके बारे में बात करना। अवार्ड नहीं भी मिलता तो इस गैंग में हूँ, बिकॉज मुझे मैं इनफैक्ट एक डॉक्यूमेंट्री है बहुत खूबसूरत पंचम के ऊपर। इतना कुछ वो आदमी तो बाइबल है, वो एक पूरा वो पूरा एक लाइब्रेरी है एक्चुअली। तो आई थिंक सिर्फ मैं क्यों, मुझे लगता है कोई भी जो संगीत प्रेमी है कहीं पे भी दुनिया में, कहीं पे भी, वो उसको वो सुनना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आदमी था कमाल। वो ऐसा इतना प्रोग्रेसिव म्यूजिक कंपोजर, अहेड ऑफ हिज टाइम, सिंपल सरल आदमी जो बस उसको बस संगीत से ही प्रेम था और कुछ नहीं। एंड आई मीन आई लव हिज म्यूजिक, बट आई लव हिम बिकॉज बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि उनके पिताजी का नाम था एस.डी. बर्मन। अब समझ ही सक रहे हैं कि ये क्या लेगेसी है। तो वो एक दायित्व भी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पिताजी एस.डी. बर्मन होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट येट उन्होंने एक चाह थी उनकी कि मैं एक अलग अपना आवाज कायम करूं, कुछ करूं। ये आसान नहीं है करना, एक नया अपना वहां से निकल के अपना करना, इट्स नॉट इजी। बट आई थिंक इट इज द जीनियस ऑफ आर.डी. बर्मन कि ही डिड दैट। और कमाल की बात है कि 1942 लव स्टोरी में उनका जो जर्नी खत्म हुआ उनके पिताजी के साथ। जब कुछ ना कहो कि पहले जब रोंगीला पीस आता है, रोंगीला 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 रे रोंगीला, उनके पिताजी का ये ट्यून है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये मुझे आपको मैं ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बता दूं कि क्योंकि आप गैंग्स ऑफ पंचम की बात कर रहे हैं, तो एक ये आदमी का जीनियस का जो उदाहरण है, ये कहानी मुझे विधु चोपड़ा ने बताई थी। ये तब बताई थी कि जब मैं परिणीता कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे बंगाली कंपोजर से बड़ा प्यार है, और मैं तेरे अलावा एक ही बंगाली कंपोजर को जानता हूँ, उसका नाम आर.डी. बर्मन। तो मैं तो बिल्कुल घबरा ही गया। मैंने कहा सर क्या कर रहे हैं आप? बोलो नहीं, आपको मैं कहानी बताना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी हो हालात, अपने पे यकीन मत खो देना। तो मैंने कहा सर कुछ समझाइए क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने एक कहानी बताई थी बेसिकली कि आर.डी. बर्मन के पास करीब 6-7 साल कुछ काम नहीं था। ये वही आर.डी. बर्मन है जिसके लिए आप गैंग्स बना रहे हैं, जिसके बर्थडे मनाया जा रहा है, जिसके बहुत कुछ शोरगुल होगा, हर बर्थडे पे बहुत जश्न मनाया जाता है। बट यही आर.डी. बर्मन है जिसके 7 साल कोई काम नहीं था। और सिर्फ काम नहीं था, नहीं, वो लोगों को भी लगा था कि ये आर.डी. बर्मन कूल नहीं है, चलता नहीं है। इट सीम्स रिडिकुलस नाउ कि आप सोच भी सकते हैं हाउ कैन एनीबॉडी थिंक दैट आर.डी. बर्मन इज सो कूल। बट या 7 साल का समय था कि जब आर.डी. बर्मन कूल नहीं थे। तो प्रॉब्लम यही था कि उनको शायद कोई बताने वाला नहीं था कि ये हर आर्टिस्ट के दौर में आता जाता है। बट उन्होंने ये बड़ा पर्सनली लिया था, एंड ही वाज वेरी वेरी हर्ट। इसीलिए जब विधु चोपड़ा गए थे उनके पास 1942 लव स्टोरी का फिल्म लेके, तब सोच ही सकते हैं कि पहली बार एक इतने सालों के बाद कोई इंसान एक पिक्चर लेके जा रहा है उनके पास। तो वो ही वाज लाइक अ बेबी, ही वाज लाइक अ किड। और उन्होंने जो जावेद साहब ने ऑलरेडी लिख लिया था, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है। और ये जो धुन था जो पंचम ने किया था, उनके जहन में ये था कि मुझे कुछ जो चल रहा है आजकल वो करूं, बिकॉज इट्स एग्जिस्टेंस, इट्स सर्वाइवल नाउ। और वो जो धुन था वो कुछ अलग ही मिजाज का था। कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो क्या कहना है, ऐसा कुछ था। विनोद वाज टेलिंग हिम कि पंचम ये तो 1942 लव स्टोरी है, तो क्लासिक है ये।
ये आप क्या कर रहे हैं आप, मुझे तुम्हारे पिताजी का चाहिए, ये क्या है। पंचम सो विनोद तू समझ नहीं रहा कि ये ऐसा म्यूजिक चलता नहीं है आजकल, हमको ये। तो विनोद ने कहा कि पंचम क्या चलता है नहीं चलता मुझे मत बताओ, मुझे पंचम चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो, और उनके पिताजी का फोटोग्राफ होता था पीछे, एस.डी. बर्मन का, जीत के नीचे बैठते थे वो सिटिंग रूम में, मुझे ये इंसान चाहिए, ढूंढ रहा हूँ। पंचम वाज वेरी नर्वस, ही सेड विनोद मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ ना। तो विनोद ने कहा पंचम मुझे ये मत बोलो, मेरे को दो जो चाहिए, मैं आपके लिए 1 साल वेट करूंगा। तो एक्चुअली मैं इस कहानी के तरफ ये भी बताना चाहिए, विधु विनोद चोपड़ा का जो कंट्रीब्यूशन है कि वो आर.डी. बर्मन को एक्चुअली वापस लाया। और उस समय जो भी रिकॉर्डिंग लेवल था उनको भी चाहिए नहीं था पंचम। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो श्रोता देख रहे हैं कि ये हर आर्टिस्ट के दौर में आता है ये टाइम, और हम अभी इतना कुछ कर रहे हैं उसके लिए, बट द ट्रूथ इज कि वो आदमी ने जब फाइनली अपने पिताजी को ढूंढ के निकाला और वो रोंगीला रोंगीला ट्यून किया, वो बेसिकली जब सब कुछ खो गया था उसकी जिंदगी में, उसने वापस अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और वहीं से कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो का धुन आता है। और अभी भी याद है कि ऑन 31 दिसंबर फिल्म स्टूडियो में सेट लगा था 1942 लव स्टोरी का। उस समय उनके असिस्टेंट थे संजय लीला बंसाली, पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं कि विधु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट थे संजय लीला बंसाली, जिन्होंने एक्चुअली गाना कोरियोग्राफ किया था। पंचम आए थे सेट पे और उन्होंने देखा उनका गाना पिक्चराइज हो रहा है। 7 साल के बाद वो आदमी देख रहा है कि वापस सिनेमा, तब भी विनोद को पूछे जा रहे हैं विनोद ये गाना चलेगा ना, इसमें थोड़ा कुछ और डाल दूं क्या, कुछ खाली खाली लग रहा है। सोचिए कितना आदमी का कॉन्फिडेंस कहां तक हिला हुआ होगा कि वो ये पूछ रहा है। विनोद केप्ट ऑन सेइंग कि नहीं पंचम इट्स ब्यूटीफुल डोंट वरी, और ही डाइड वेरी सून आफ्टर दैट। वो देख के नहीं गए कि 1942 लव स्टोरी का क्या हुआ, वो गए आज जो भी हम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर वो आदमी ये सोच के गया कि वो फेलियर है। ये कहानी का मतलब यही है कि अगर हम जो भी 7 लोग हैं, जब भी कोई दिखता है कोई टैलेंट, उस समय उसका टाइम हो या ना हो वो अलग बात है, वो तो मार्केट का कॉन्सेप्ट है, पर ये उसको बताना कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपका टाइम आएगा, छोड़ना मत। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये पंचम जैसा ट्रेजेडी ना हो किसी की जिंदगी में। एग्जैक्टली नो एक्चुअली आपने जैसा कहा कि आज सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये थॉट हमारे दिमाग में भी कई बार हम आरजेस के दिमाग में भी आता है कि हम उनकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं या हम, वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो उनका म्यूजिक तो है ही, बट अगर आप इंसान के तौर पर भी देखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, और स्टोरी में हर किस्म के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। अच्छा, एक और चीज मैं पूछूंगी आपसे, जैसे पंचम दा की ही बात करते हुए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस बात पर आते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा अटकती हूँ इस एक सवाल पे कि एस.डी. बर्मन या आर.डी. बर्मन, है ना, पंचम दा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एस.डी. बर्मन या आर.डी. बर्मन, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, और मैं इस सवाल के ये कहूंगी कि अगर आप एस.डी. बर्मन के मुकाबले में आ गए तो भी आप बहुत बड़े, मतलब इतने बड़े शैडो से बाहर निकलकर आप अगर वहां खड़े हैं कि लोगों में ये सवाल फेंका जा रहा है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं, ये बचपन में हम लोग जब छोटे थे, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे कई रिश्तेदार थे जो आके शाम में जाने के पहले सडनली, हम छोटे थे, अच्छा बता दो कौन तुम्हारे फेवरेट है, मम्मी या पापा। आई थिंक इट्स अ वेरी क्रूअल क्वेश्चन। आपके पिताजी माताजी दोनों खड़े हुए हैं और आपको बता देंगे कि चॉइस क्या है। मुझे लगता है ये चॉइस करने की जरूरत, दोनों की जरूरत है मुझे मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में मुझे एस.डी. बर्मन भी जरूरत है, मेरी जिंदगी में मुझे आर.डी. बर्मन भी जरूरत है। एंड आई थिंक जब मुझे ये मन करता है तो मैं ये सुनता हूँ, जब मुझे वो मन करता है तो वो सुन सकता हूँ। एंड आई थिंक दोनों का सी, देखिए अगेन वो को एग्जिस्टिंग, हमारा भाई नेचर में हमें चॉइसेस बड़े पसंद है कि भैया मैं एक चूज कर लूं, बट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट को एग्जिस्टिंग, दोनों साथ में।
अगर साथ में रह सकते हैं तो फिर नथिंग लाइक इट। मुझे तो एसडी बर्मन और आरडी बर्मन चॉइस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। जहां से कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी हम वहां दोबारा लौटे हैं को एग्जिस्टेंस पर। आप ले ही गए वापस। बहुत बढ़िया। लेकिन सॉरी, लेकिन मैं अगर आपसे चलिए चॉइसेस नहीं कहूँ, लेकिन इस वक्त जब ये पूरा इंटरव्यू खत्म होगा और उसके बाद आप अगर पंचम दा का कोई गाना सुनना चाहेंगे तो कौन सा दिमाग में आ रहा है पहला गाना टॉप ऑफ द माइंड जो चल रहा है इस वक्त? पंचम की इतने सारे गाने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये गाना उनका बहुत अच्छा लगता है। बड़ी नहीं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। आई जस्ट फाइंड कि ये आदमी का क्या रेंज हो सकता है, कि ये आदमी सेमी क्लासिकल, रॉक एंड रोल, पॉप और जो भी किया है इतना बखूबी किया है। तो आदमी ये आदमी पूरा एक इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली। Absolutely, absolutely. And we are very fortunate that we're celebrating him. Sorry, yeah. Yeah, that's true. अच्छा, जैसे बात होती है पंचम दा की तो बहुत सारे नाम अपने आप जुड़े हुए याद आ जाते हैं। किशोर दा याद आ जाते हैं, आशा ताई याद आ जाती हैं, राजेश खन्ना स्क्रीन पर याद आ जाते हैं। तो ये बताइए मुझे कि आपका जब नाम लेते तो आपको क्या लगता है लोगों को कौन कौन और याद आते होंगे? एक स्वानंद आते होंगे और I'm sure श्रेया घोषाल आता होगा, because उनके साथ इतने गायन है। I'm sure सोनू निगम आता होगा, मुझे श्योर राजकुमार रानी आता होगा, मुझे श्योर सुजीत सरकार आता होगा, मुझे तो आई एम श्योर। एक तो पिक्चर में बहुत ही कम करता हूँ, और उसके बाद मैं काफी रिपीट करता हूँ, और या वो रिपीट करते हैं हमारे साथ। जैसे एक कितने स्टाइल्स अलग अलग होते हैं लोगों को। जैसे मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मैंने श्याम बनेगल के साथ 2 फिल्म किए जी। जो इस आदमी को मैंने बचपन से मैंने ऑब्जर्व किया भी, दो बिल्कुल उनके विपरीत उनके स्टाइल से। एक था वेल्डन अब्बा और एक तो वेलकम टू सज्जनपुर। हाँ, और वेलकम टू सज्जनपुर, ये सच एन अमेजिंग डायरेक्टर। वो उनका स्टाइल बिल्कुल अलग है कि वो एक ब्रीफ देते हैं सिचुएशन का, और फिर से वो गाना नहीं सुनते, एक बार धुन सुन लेते, फिर कहते नहीं मुझे पूरा गाना कंप्लीट करके दो, मैं गाना सुन के फिर मैं विजुअलाइज करूंगा कि मुझे क्या करना है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग म्यूजिक। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इट्स अमेजिंग हाउ हर इंसान का नजरिया अलग होता है। यहाँ पे आई मस्ट मेंशन सुधीर मिश्रा का जो कंप्लीट, जब हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर रहे थे, और स्पेशली बावरा मन, जब सुधीर के साथ, मैं हमेशा सुधीर को यही पूछ रहा था, सुधीर मिश्रा जी को, कि आप ये गाने को यूज कैसे करेंगे। कहते मुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ, कहीं ना तो करूंगा, कहीं ना करूंगा। सो एक्चुअली ही थॉट अबाउट द सॉन्ग इन द एडिट टेबल, एंड दैट इज व्हाई इट कम्स राइट इन द एंड, इन द क्रेडिट रोल आता है। तो देयर आर सो मेनी स्टाइल्स ऑफ वर्किंग विद पीपल, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि क्योंकि मैं जिंगल्स करता था, अभी भी करता हूँ, एडवर्टाइजिंग जिंगल्स। एडवर्टाइजिंग जिंगल आपको ये ट्रेनिंग देती है कि हर दिन एक नया स्टाइल अपनाएं आप। एंड आई थिंक मैं बच गया हूं थैंक्स टू एडवर्टाइजिंग जिंगल, बिकॉज नहीं तो इतने सारे वैरायटी में हैंडल नहीं कर सकता था। वेल, स्क्रीन पर एक चेहरा जो मुझे लगता है शांतनु आपको याद करके आता है, वो है विद्या बालन। या आई थिंक इंटरनेट का थोड़ा इशू है। स्क्रीन पर मुझे एक चेहरा, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन स्क्रीन पर जब मैं ऐसा चेहरा याद करती हूँ तो मुझे विद्या याद आती है आपका नाम लेकर। ऑफ कोर्स मुन्ना भाई। हाँ, Can you hear me? I think there's a lag. Yes, internet. of course. Yes. जी। हाँ, I think कि actually इत्तेफाक की बात यह है कि we are very good friends, Vidya and me. और दोस्ती का कारण यही है कि
जब मेरा टेस्ट चल रहा था विद्या चोपड़ा के साथ, तो विद्या बालन का भी टेस्ट चल रहा था। तो जब हम हर बार टेस्ट में फेल होके बाहर आते थे, तो दोनों बैठ के डिस्कस करते थे कि यार ये और करना नहीं है, छोड़ के भागना है मेरे को और टेस्ट नहीं करना। और फिर 4 दिन के बाद फिर से हम वही टेस्ट में आते थे, फिर से फेल होते थे, फिर बाहर बैठ के ये डिस्कस करते थे। तो एक्चुअली उसका और मेरा दोस्ती तो कमाल है, वो कंप्लीट फेलियर के ऊपर बेस्ड है। ओके, चलिए दोस्तों की तो बात होगी। ये बताइए मुझे कि फोन, अगर जैसे लोगों के फोन आप इग्नोर करते हैं? एक्चुअली मैं ये जो टेलीफोन टेक्नोलॉजी है उसको बहुत कम ही यूज करता हूँ। उसका कारण है ये है कि मैं आपको शायद पता होगा कि मैंने जब 100 दिन हिमालय में काटे थे, जी जी, तो आई थिंक द इंटरनेट थोड़ा इज लिटिल, कैन यू हियर मी नाउ? यस आई कैन सर जी। जब 100 दिन काटे थे तो उसका एक यही था कि मैं फोन के बिना रह सकता हूँ कि नहीं। जब 100 दिन काट लिए थे मैंने हिमालय में और फोन मैंने यूज नहीं किया था ऑब्वियसली, देन मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि आई कैन मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द फोन। जैसे मैं 2-3 चीजें करता हूं। मैं कभी भी जन्मदिन में जो मेरे करीबी हैं कभी व्हाट्सएप नहीं करता। मैं हमेशा फोन करके उनको विश करता हूँ। दूसरी बात है कि मैं पीरियोडिक, ये थोड़ा लखनवी थिंकिंग है मेरा, कि पीरियोडिक अगर ऐसी खैरियत पूछता हूँ, कोई कारण नहीं है। ये क्या है, वो छोटे स्मॉल टाउन इंडिया, जो छोटा शहर है ना, उसका ना अड्डेबाजी का बड़ा शौक है कि मैं आपसे मिल रहा हूं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही मिल रहा हूं। क्या हो रहा है भाई, चल चाय पीते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा। फूफा कैसी है? अच्छा। अरे यार वो समोसा वहां पे देखा तूने, कलियाना में बहुत बढ़िया समोसे मिल रहे हैं। यही है, कोई काम की बेतुकी बातें। पर ये बेतुकी बातों से ना क्या होता है, एक ब्यूटीफुल बॉन्ड निकलता है। तो मैंने ये ठान लिया था बहुत पहले कि कोई ऐसा ना हो कि काम पे ही फोन करूं। तो ट्राई करता हूं कि बिना काम के फोन करूं मैं। कोई काम नहीं, ऐसे ही क्या हो रहा है भाई, अच्छा नथिंग। सो आई थिंक दैट इज व्हाई माय फोन यूसेज इज वेरी लिमिटेड, एंड आई यूज फोन अ लॉट फॉर डिफरेंट एप्स। जैसे इंटरेस्टिंग एप्स हुआ, वेदर एप्स हुआ। मेरे को थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पसंद है, मेरे को थोड़ा हिस्ट्री पसंद है, सो आई यूज इट फॉर दैट। आजकल तो फोन एनीवे फोन करने के लिए थोड़ा ना यूज किया जाता है, वो तो हर हर चीज के लिए किया जाता है, बट हेलो हाय बोलने के लिए। और उसके लिए मैं बेहतर फील करता हूँ कि मिल ले तो बेहतर है। सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं महसूस करते सर? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बिकॉज क्या है कि मैं तो ये तो मेरा, दिस आई कीप ऑन टेलिंग लॉट ऑफ पीपल कि कई बोलते हैं सर मेरी बचपन से मेरा ख्वाहिश है कि मैं बॉलीवुड में, और मुझे ये समझ में नहीं आता क्योंकि मेरा तो कभी ख्वाहिश नहीं था। मैं तो बाय डिफॉल्ट करके आ गया हूं मैं यहाँ पे, मेरे को तो आना ही नहीं था यहाँ पे। मैं तो कहीं और जाना था, मुझे तो पहाड़ करना था, कुछ और करना था। इसीलिए मैं इतना कम फिल्म करता हूँ, बिकॉज मैं एक फिल्म करके वापस पहाड़ चले जाता हूँ। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई डिडंट वांट टू बी हियर बट आई एम हियर। एंड नॉट जस्ट दैट, आई एम डूइंग स्टिल वर्क, आई एम डूइंग इट। तो मैं किसी को उपदेश देने वाला लायक में नहीं हूँ कि यहाँ फोकस रहने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है ये। और आप मुझे बुला रही हैं बात करने के लिए, रेलिवेंट होऊंगा जरूर, इसलिए कर रही हैं आप। तो कमाल है। तो मैं ना तो फोन पे आता हूँ, ना तो खास सोशल मीडिया घूमता हूँ, तब भी यू वांट टू, दीज आर द थिंग्स। और क्या होता है कि मेरा एक बड़ा सिंपल सा थ्योरी है, और ये जो लोग पंचम को नहीं समझे थे वो कौन थे? वो ऑफर मैं ही थे, है ना? तो मुझे लगता है कि अपना अपना जिंदगी जियो, जो करना है आप करो। पर मुझे लगता है
if you start depending on others for my own confidence or my own art or my satisfaction, your number of hits, your number of following, आप नैरेटिव से हिल रहे हो. जरूरत नहीं है. कॉलेज में कैंटीन में 5 लोग बैठ के बोलते थे यार मजा आ गया, कितने खुश होते थे. 5 लोग ही चाहिए थे. या कोई आके बोल देता यार तू वो गाना गा दे यार बड़ा अच्छा लगता है. यही तो था. तो सडनली क्यों चेंज हो गया सब कुछ, ये कहाँ पे. सो आई हैव ट्राइड टू कीप इट दैट. आई एंड आई एम नॉट एट ऑल, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं हूँ एक्चुअली. ओके, यानी कि जो मुझे जो वो डर लग रहा है कि यार, यानी जैसे मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ सर कि मेरे भी अंदर से निकल नहीं पाता है, तो एक डर लगा रहता है कि भाई पिछड़ ना जाए कहीं, तो ठीक है, आई विल सर्वाइव राइट विदाउट हैविंग टू मेनी फॉलोअर्स, राइट. हाँ, मतलब कि फॉलोइंग से कब कब इसने सर्वाइव किया है. एग्जैक्टली. हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है मुझे. अभी सुनकर अच्छा लग रहा है. बहुत बढ़िया. सो जाते जाते अपने फैंस को अगर कुछ कहना चाहें सर. वैसे आपका एवरेज ये 1 साल के लिए बहुत है जितना आपने बात किया आज मुझसे. जो सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ना, ये एक हम बड़े कठिन दौर से जा रहे हैं अभी. मैं इसका कारण बताता हूँ आपको मैं अच्छी तरह से कि पहले जब लॉकडाउन हुआ था तब आसमान नीला लग रहा था, समुंदर नीला लग रहा था, फोटोग्राफ आ रहे थे कि एनिमल्स बाहर आ रहे हैं. फिर जो कुकिंग शुरू हुआ, क्लीनिंग शुरू हुआ, मजा आ रहा है, लग रहा है कि कुछ हो रहा है. करते 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 अभी एक पॉइंट में पहुंच चुके हैं जब लोग टायर्ड हो गए हैं और अभी डर लग रहा है कि कब तक चलेगा, क्या होगा. और ये डर के वातावरण में क्या होता है कि हमारे अंदर का जो नेगेटिव इंसान है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है. इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, इरिटेशन. आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आप अपने आप को किसी पॉजिटिव चीज में व्यस्त रखें. एंड आई नो आई एम ऑन अ सोशल मीडिया, बट हो सके तो 15-20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा देख लीजिए दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं है. उसके बाद करके कुछ क्रिएट करिए, कुछ पॉजिटिव करिए. बिकॉज क्या है कि नेगेटिविटी एंड नेगेटिव न्यूज अफेक्ट्स आवर ब्रेन एंड इट इज साइंटिफिक. जैसे शुगर क्रेविंग होता है. शुगर क्रेविंग इसलिए होता है कि जब शुगर खाते हैं एक स्पाइक होता है. स्पाइक होते ही ये स्पाइक नीचे जाता है, मतलब कि अभी मुझे और चाहिए. फिर मैं लेता हूं, ये फिर से स्पाइक होता है. तो मुझे लगता है नेगेटिव न्यूज ऑल्सो लाइक अ स्पाइक. इट बिकम्स एन एडिक्शन एंड इट्स नॉट हेल्दी. हमारे आसपास बहुत खूबसूरत चीजें हैं, हमारे आसपास बहुत खूबसूरत लोग हैं. बी विद देम. मैंने जस्ट उदाहरण के लिए, मैं भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ ये सब लेके, बट मुझे लगा कि यार मैं फिर से कुछ सीखना शुरू करता हूँ. तो मैंने एक साज सीखना शुरू किया. मैंने फ्लूट प्ले, मैं कभी हमेशा शौक था कि कुछ बांसुरी बजाऊं, कभी सोचा भी नहीं था. मैं फिर से ABCD करके सीख रहा हूँ. इट टेक्स अ लॉट ऑफ माई टाइम. आई एम वेरी इंटरेस्टेड. एक नया कुछ हो रहा है, गलती कर रहा हूँ, स्टूडेंट बन चुका हूँ. आई थिंक ये सब अगर रहेंगे, हम ये लॉकडाउन सक्सेसफुली क्रॉस कर लेंगे एंड विल कम आउट हेल्दियर, पॉजिटिव एंड मोर इम्पोर्टेंटली नॉट ब्रूज्ड. ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाए, बिकॉज ये कठिन समय है सबके लिए. परफेक्ट. सबका सार आपने समेट कर कह दिया. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. पर मैं ये कहूंगी सर कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी खूबसूरत और इतनी लंबी बात होगी हमारी. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड थैंक यू सो मच. वेरी वेरी ब्लेस्ड आपसे इतना, और आपको और अच्छे से जानने का मौका मिला. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीबॉडी. थैंक यू. मैं अभी एग्जिट हो रहा हूँ. थैंक यू. आई नो. बाय. और ये थे शांतनु मोहत्रा जो बता रहे थे कि उनकी लाइफ को कैसे वो सारी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं. एंड मैं बिल्कुल इस बात में मानूंगी कि कॉम्प्लिकेशन सब इधर है. लाइफ सिंपल है, सिंपल ही रहे, अच्छा है. तो चलिए जी, इसी सिंपलिसिटी के साथ मैं चलती हूँ. बाकी
हालांकि मैं जैसे मैं बता रही थी कि बहुत ज्यादा मुझसे भी नहीं हो पाता है सोशल मीडिया पर अपील करना कि लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप ये करना चाहेंगे तो बिग एफएम रानी के नाम से मेरा पर्सनल हैंडल है, कर सकते हैं। और बाकी रेडियो पर मिलती हूँ मैं हर दोपहर 1 से 5, तो वहां होगी मुलाकात। तब तक टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। अच्छा लगा।